जो आज हम लोगों ने पढ़ना है एंजाइम्स। हम लोगों ने एंजाइम्स जो हैं बायोकेमिस्ट्री में भी किए हैं। एंजाइम्स हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं। हम लोग कोग्नोसी में भी एंजाइम्स कर रहे हैं। यहाँ कोग्नोसी में इन्होंने एंजाइम्स की एज सच केमिस्ट्री नहीं एक्सप्लेन कर रहे, थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। एंजाइम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। क्या होते हैं एंजाइम, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। और ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उनका कैटालिसिस करते हैं। देन यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है, कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है जो कि वैसे जो है इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन जो एंजाइम है वो ऑर्गेनिक होगा। ये इन दोनों का एक डिफरेंस भी आ जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को जो है वो तेज कर देता है, उसकी स्पीड को तेज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जो पहले फर्ज करें 1 मिनट में होना था, वो रिएक्शन अब चाहे अभी 5 सेकंड में हो जाए। ठीक है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि ए एंड बी का रिएक्शन हुआ और सी और डी बन गए। मतलब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट्स बन गए। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जितनी जल्दी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स में, तो ये सारा जो टाइम पीरियड है रिएक्शन का, ये स्पीड अप कर देता है कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर ये जो कैटलिस्ट होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है? एंजाइम होता है। दूसरे जो हमारे केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं जो हम लैब्स वगैरह में करते हैं, जिसके अंदर कोई लिविंग चीज इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए हम खास तौर पे वर्ड यूज कर लेते हैं, जस्ट कैटलिस्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। मैंने लैब में दो केमिकल्स मिक्स किए और मैंने रिएक्शन करवा लिया। मतलब उस ऐसे केमिकल रिएक्शन को मैं जो है उसमें जो मैं कैटलिस्ट यूज करूंगी उसको मैं जस्ट कैटलिस्ट कहूंगी, उसको मैं एंजाइम नहीं कह सकती। लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए जो मैं कैटलिस्ट यूज करूंगी, लिविंग थिंग्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करने के लिए जो मैं कैटलिस्ट यूज करूंगी, दैट इज एन एंजाइम। वो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। तो ये एक डिफरेंस है, कैटलिस्ट इन लिविंग थिंग्स एंड कैटलिस्ट इन नॉन लिविंग रिएक्शंस। कैटलिस्ट जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं वो एंजाइम्स हैं विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, एंड कैटलिस्ट इन नॉन लिविंग कैटलिस्ट इन नॉन लिविंग नेचर रिएक्शंस जो हैं वो इनऑर्गेनिक हो गए। तो अब जरा हम दोबारा से, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हुआ। बहुत इजी वर्ड्स में मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम जो हैं बायोलॉजिकल, कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है किसी भी बायोलॉजी में लिविंग, these are the catalyst of biological system that are produced by the living cells which are capable of catalyzing the biological reaction। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के कैटलिस्ट होते हैं, और ये बनते भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। उन रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। एक और डेफिनेशन भी है, द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब यहाँ पे वर्ड ऑर्गेनिक, एंजाइम आर ऑलवेज ऑर्गेनिक, ये जो मैंने आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट समझाया था वो इसलिए कहा था कि लिविंग में ये ऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग में जब कैटलिस्ट की बात की जाएगी तो वो इनऑर्गेनिक होगा। तो enzymes are organic catalysts produced by the living organisms and that's why called as biological catalyst। और मेन इनका काम क्या है कि ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अब रिएक्शन का कैटालिसिस क्या होता है? Catalyst is a chemical which is inorganic in nature used to boost up the chemical reaction which is it is not utilize itself in the
केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन उसको अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देगा। केमिकल रिएक्शन क्या है? ए बी ने अपने आप को सी एंड डी में कन्वर्ट करना है, रिएक्टेंट्स ने अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जितनी जल्दी अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, एंजाइम या कैटलिस्ट ने जो है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना है। अब जो कैटलिस्ट है उसकी एक नेचर क्या थी एंजाइम से डिफरेंट? कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक था, एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक है। कैटलिस्ट की एक और नेचर भी ये है एंजाइम से थोड़ी सी डिफरेंट, कि कैटलिस्ट जो है वो अपने आप को यूज नहीं होने देता रिएक्शन के अंदर, स्पीड अप रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होने देता। मतलब उसने ए बी को सी डी में कन्वर्ट तो करवा दिया, स्पीड अप रिएक्शन कर दिया, लेकिन उसने अपने आप को यूज नहीं होने दिया। ये आगे हम लोगों ने डिफरेंसेस भी देखने हैं। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करने, कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो तो सारे कैटलिस्ट हैं, उन सब ने जो है एज अ कैटलिस्ट काम करना है। उन सब ने जो है वो रिएक्शन को तेज करना है, बूस्टअप करना है, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में जल्दी कन्वर्ट कर देना है। लेकिन जितने भी कैटलिस्ट हैं वो तमाम के तमाम एंजाइम्स नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक का, अब ये ऊपर मैं एक वर्ड बार बार एक्सप्लेन कर रही थी कि जो है एंजाइम्स आर ऑलवेज ऑर्गेनिक एंड कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो दे डू नॉट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, मे बी इनके अंदर जस्ट कार्बन मौजूद हो, जस्ट ऑक्सीजन या कार्बन मौजूद हो जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक तनासुब के साथ, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी इनके अंदर। सबस्ट्रेट वो जगह होती है जहां पे जाकर एंजाइम जो है वो अटैच होता है। सबस्ट्रेट वो जगह है जहां पे एंजाइम एक्ट करता है और रिएक्शन का स्पीड अप करता है। वो जगह जहाँ पे एंजाइम ने अपना काम दिखाना है, वो जगह जहाँ पे जाके एंजाइम अपना काम करेगा। अब हम इस डायग्राम से जरा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मुझे तो ब्लरी लगती है, पहले मैं आपको आपकी बुक की डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको इधर से समझ आई, नहीं तो मैं एक और डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दरमियान से शुरू करते हैं। ये एक पर्पल सा आपको जो फिगर नजर आ रहा है, दैट इज एंजाइम। इसके अंदर ये जो डंबल शेप है, दैट इज योर सबस्ट्रेट। ये एंजाइम है, एंजाइम का नाम है सुक्रेज। ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसको एक्टिव साइट भी कहते हैं। इस सबस्ट्रेट के, इसके अंदर जो है, इस एक्टिव साइट के अंदर आके आपका सबस्ट्रेट अटैच होगा। सबस्ट्रेट अटैच होगा तो फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को के वो जो है के ऊपर एक्ट करके इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंजाइम ने सबसे पहले सबस्ट्रेट को एक्टिव एंजाइम, ये एंजाइम है, इसके ऊपर एक एक्टिव साइट मौजूद है। ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम कौन सा है? सुक्रेज। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कौन सा है? सुक्रोज। ये एक लॉक एंड की मॉडल होता है, जैसा एंजाइम होगा उसका वैसा ही सबस्ट्रेट होगा। जैसा एंजाइम है उस जैसा लॉक होता है उसकी वैसी की होती है। जैसा लॉक होगा वैसी ही की आएगी तो उसको अनलॉक करेगी। कोई और लॉक किसी और की के साथ ओपन नहीं हो सकता। तो जैसा एंजाइम है सुक्रेज, सुक्रोज ही सबस्ट्रेट होगा, कोई और लैक्टोज आके इसके साथ नहीं अटैच हो सकता। तो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है सुक्रोज, वो आके इसके साथ अटैच होगा इसकी एक्टिव साइट के साथ। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया ये? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, सबस्ट्रेट को अब कन्वर्ट किया जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। अब ये सबस्ट्रेट जो है ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, और फिर इसको एज अ प्रोडक्ट जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें, ये सबस्ट्रेट, ये पहले सुक्रोज था,
अब ये जब रिमूव होगा तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की शक्ल में रिमूव हो जाएगा, और एंजाइम दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा काम करने के लिए। अब इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब इस डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं, आपने बस एक्सप्लेन करना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसकी एक एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जो है कॉम्प्लेक्स जो है, उसके ऊपर फिर क्या होगा, रिएक्शन होता है, काम होगा, जो भी रिएक्शन होना है एंजाइम उसको स्पीड अप करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाते हैं और एंजाइम दोबारा से नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए अवेलेबल हो जाता है। एक एंजाइम अपने ही जैसे सबस्ट्रेट के साथ जिसके लिए वो अवेलेबल है, जैसा लॉक है वैसी ही की के साथ अटैच हो सकता है। ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता। जैसे अगर सुक्रेज एंजाइम है तो वो सुक्रोज के साथ ही अटैच होगा, अगर लैक्टेज है तो वो लैक्टोज के साथ ही अटैच होगा। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया है, ये तो मैंने ऊपर आपको जब एंजाइम और कैटलिस्ट का थोड़ा एक्सप्लेन करी थी वहां मैंने आपको बताया था कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस था, कि तमाम एंजाइम जो थे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे और तमाम कैटलिस्ट जो हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। तमाम एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन में मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जैसा एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट सेम वैसा ही होगा, जैसा ताला होता है वैसी चाबी होती है। सुक्रेज का सुक्रोज होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, लेकिन कैटलिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, दे आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। और एंजाइम जो है ये दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इनकी केमिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कैटलिस्ट जो हैं दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और speed up enzymatic reaction and does not depend on the concentration of enzyme, और ये speed of catalyst reaction will depend on the concentration of the catalyst। ये इन दोनों का ऐसा क्यों है, ये आगे जाके मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज में बताती हूँ कि इसकी स्पीड, हमें तो लगता है ना कि जितना ज्यादा एंजाइम होगा उतनी जल्दी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। तो अब एक चीज जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रही है, अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर वो ज्यादा डाल दें तो रिएक्शन की स्पीड तो ज्यादा हो जानी चाहिए। 1 1 ग्राम या 1 ml डालने से रिएक्शन की स्पीड जो है वो 10 मिनट कम हो रही है, तो मैं 10 ml डाल दूं तो वो 15 मिनट कम हो जानी चाहिए या 20 मिनट कम हो जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कुछ हद तक उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद अल्टीमेटली सबस्ट्रेट को भी तो देखना है। अगर सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है तो एंजाइम बैठा क्या करेगा, जब तक उसको रिएक्शन को बढ़ाने के लिए सबस्ट्रेट भी तो चाहिए जिसके साथ एंजाइम ने अटैचमेंट दिखाकर प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है तो पहले आपने एंजाइम और कैटलिस्ट की जो है ना शुरू में डेफिनेशन बतानी है, और फिर उसके बाद इनके जो है ना डिफरेंस को दरमियान में लाइन लगा के साइड बाय साइड लिखने भी हैं। ये आगे प्रॉपर्टीज हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो शुरू में आपने डेफिनेशन वगैरह भी लाजमी लिखनी है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये है कि बहुत थोड़ी अमाउंट में भी एंजाइम जो है लार्ज अमाउंट में सबस्ट्रेट को जो है वो कैटलाइज कर देता है। बहुत थोड़ी अमाउंट चाहिए होती है एंजाइम्स की बहुत बड़े रिएक्शन को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है सुक्रोज और सुक्रेज की। तो सुक्रोज का जो
सुक्रोज का जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है, मतलब सुक्रोज को जो तोड़ना है, ऊपर जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था जिसमें सुक्रोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के जो है दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया गया था, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया गया था। ये इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। तो उसके लिए सुक्रेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है और वेरी स्मॉल, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। फिर सॉलेबिलिटी की बात करें तो मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो वाटर सॉलेबल होते हैं और बहुत डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर, बहुत डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट सॉल्यूशंस, 0.1%, 0.5%, 0.1%, इतने डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशंस के अंदर जो हैं वो सॉलेबल होते हैं। और दे द एंजाइम्स कैन प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। प्रेसिपिटेट होता है सॉल्वेंट आउट होना, इनके जो है वो ज़रात बनना शुरू हो जाते हैं, इनका सॉल्वेंट पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। कौन से सॉल्यूशंस के अंदर? कंसंट्रेटेड अल्कोहल के अंदर इनके पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अमोनियम सल्फेट के अंदर इनके पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर, मतलब आपको प्रॉपर जो है वो पार्टिकुलेट मैटर नजर आना शुरू हो जाएगा उस रिएक्शन बॉटल या उस अपरेटस के अंदर जिधर ये रिएक्शन मिक्सचर मौजूद होगा जिसमें आपने ये रिएक्शन कर रहे होंगे। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वो चीज़ मैं आपको बताने लगी थी कि the velocity of the enzymatic reaction increases as the concentration of the substrates increase up to certain maximum, but after certain period of time it decreases। कह रहे हैं कि एक लेवल तक जो है रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी जब तक जो है आपके पास सबस्ट्रेट भी अवेलेबल होंगे रिएक्शन में और एंजाइम भी अवेलेबल होगा। उस हद तक आप एंजाइम भी बढ़ाते रहोगे और सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे तो आपका रिएक्शन तेज होता रहेगा। लेकिन एक लेवल पे जाके जब आपके सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे, आप जितना मर्जी एंजाइम का लेवल बढ़ाते जाओगे, आप जितना मर्जी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे ये सोच के कि आपका रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, आपका रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, जब रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट ही मौजूद नहीं है जिसके साथ जाके आपके एंजाइम ने बाइंड करना है, तो आपका रिएक्शन कैसे स्पीड अप होगा? तो ये जो है ये इसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी। देन पीएच की बात करें तो ऐसे एंजाइम जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, अगर आप उनको बेसिक पीएच के ऊपर ले जाओ तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और ऐसे एंजाइम जो बेसिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, आप उनको एसिडिक पीएच के ऊपर ले जाओ तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम्स जो हैं उनको काम करने के लिए एक स्पेसिफिक, एक ऑप्टिमम, ऑप्टिमम होता है बेस्ट, ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए। तो हर हर एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे जो ट्रिप्सिन है वो अल्कलाइन पीएच पे काम करता है और विच इज 8.57, और एसिडिक पीएच के ऊपर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आपका पेंक्रियास क्रिएट करता है और आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आपके जो है अल्कलाइन पीएच आपके इंटेस्टाइन में होती है तो ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन की तरफ आपका जो है स्क्रीट होता है, आगे डायरेक्ट उधर जाके जो है आपकी पेंक्रियाट की सिक्रीशन डायरेक्ट वहां जाती हैं अल्कलाइन इंटेस्टाइन की तरफ। फिर बेसिक की बात करते हैं, फिर कह रहे हैं कि जो आपका स्टमक जो एसिडिक सिक्रीशन बनाता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो हैं आपकी, पेप्सिन, वो एसिडिक हैं। और आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो 1 और 2 pH पे काम करता है, और अगर आपकी वहाँ पे पीएच बदल गई तो आपका जो है ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, और ये डीएक्टिवेट हो गया तो ये काम नहीं करेगा। आपकी जो एंजाइम है बेस सॉरी, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ पेप्सिन और पेप्सिनोजेन में। पेप्सिन इज द एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन इज द सिक्रीशन। ये एंजाइम जो है एसिडिक पीएच पे काम करता है, और अगर आप इसकी पीएच जो है वो चेंज कर दोगे, हल्की सी भी बेसिक कर दोगे, तो वो इस पीएच के ऊपर काम नहीं करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये आपके एसिडिक जो है पीएच किधर होती है? आपके स्टमक में।
ये इन्होंने थोड़ी सी आगे बताई है। ब्लड की पीएच 7.35, मिल्क की पीएच ये 6 और 7 के दरमियान में होती है। टोमेटो की पीएच एसिडिक होती है। विनेगर की पीएच भी जो है एसिडिक होती है। एप्पल की पीएच एसिडिक होती है। लेमन की पीएच देख लें, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच देख लें, ये अमोनिया की पीएच 11 और 12 के दरमियान में है। सोप की पीएच देखें, ये 10। बेकिंग सोडा की 8 और 9 के दरमियान में है। ब्लड की 7 और 8, 7.35 ये हम लोगों का फिजियो में भी हमने पढ़ा है। मिल्क की 6 और 7 के दरमियान में है। वाटर की एग्जैक्टली 7 है। वाटर जो है वो न्यूट्रल है। तो ये आपने ना इधर से ना, यहाँ से यहाँ पे ना उसके नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर डायग्राम जो है ना वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। डायग्राम नज़रअंदाज हो जाए तो उनके अंदर से बड़ा मैटर जो है ना वो मिस हो जाता है हमसे। तो यहाँ पे आप लिख लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0, फिर आप यहाँ पे लिखें लेमन 2, विनेगर 3, टोमेटो 4, बनाना 4-5, मिल्क 6-7, वाटर 7, ब्लड 7-7.3 या 7.4 कर दें, बेकिंग सोडा 8-9, सोप 10, अमोनिया 11-12। इस तरीके से ना ये सारी जो मैंने अभी बोली है ना, ये आप लोगों ने ऐसे इसके नीचे ना यहाँ पे लिख लेनी है। आगे लास्ट में जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी जो मैंने आपको पीएच बताया कि एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर हर एंजाइम काम करता है, सेम उसी तरीके से एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर भी जो है वो हर एंजाइम काम करता है। जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम काम करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल जो है कैटलिस्ट हैं, तो वो हमारी बायोलॉजी में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इंजाइमेटिक एक्टिविटी का वो 35 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड के दरमियान में समझा जाता है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि 0 सेंटीग्रेड के ऊपर इंजाइमेटिक एक्टिविटी इनएक्टिवेट हो जाती है। 10 to 20 के दरमियान में वेरी लिटिल एक्टिव होता है। 35 to 40 के दरमियान में ऑप्टिमम एक्टिविटी है। 50 में फिर इनएक्टिवेट। 60 डिग्री के ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और 100 के इन सॉलिड कंडीशन इट में बी स्टेबल अप टू 100 सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरीके से इन्होंने टेम्परेचर को वाज़ह किया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्होंने फ़ारेनहाइट में भी दिया और ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्होंने सेंटीग्रेड में भी दिया। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये सेंटीग्रेड में भी है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, और फ़ारेनहाइट में भी है। दोनों का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे ना तीनों स्केल्स का ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने बताया है कि सेल्सियस का जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और फ़ारेनहाइट का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इन्होंने दो जो है वो एंजाइम्स के बारे में थोड़ी थोड़ा दो दो तीन तीन हेडिंग्स बताई हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। एक है ब्रोमेलेन, ये आपके पाइनएप्पल की स्टेम से निकलता है, और ये प्रोटीलिटिक और मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कोमोसिस। मतलब ये पाइनएप्पल ऊपर दिखाया हुआ है। फैमिली क्या है? ब्रोमेलिएसी। मॉलिक्यूलर वेट 2800 मिलीमोल। कलर लाइट येलो कलर और बफ कलर। solubility soluble in water, alcohol, क्लोरोफॉर्म। यूजेस सपोर्टिंग एजेंट है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एडिमा कम करता है, लेदर फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं, और मिल्क की टेंडराइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब ये सारी हेडिंग्स जो है ना ये ऊपर इन्होंने ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे जब इधर हेडिंग देखते हैं ना ये वाली लाइन जो है ना हमेशा उनसे मिस हो जाती है। फिर ये जो हेडिंग्स ऊपर ने लिखी है इन्होंने, नीचे उन्होंने उन्हीं हेडिंग्स को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेम यहाँ पे ये भी प्रोटीलिटिक एंजाइम है, पेन पपीता से निकलता है। ऊपर अनानास था और ये पपीता है। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? पपेन जो है ये ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ करिका पपाया
करीसेसी। और प्रिपरेशन क्या है, लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 to 3 लॉन्गिट्यूडनल इंसिशंस लगाते हैं जब ये ग्रीन फ्रूट ही होता है और अभी दरख्त के ऊपर ही होता है, ट्री के ऊपर ही होता है, तो इंसिजन लगाते हैं, उसके अंदर से ये एक्सुडेट निकलता है। अर्ली मॉर्निंग में 2 3 से 7 दिन के इंटरवल से लगाते हैं। इसके अंदर से जो है वो फ्लूइड वगैरह एक्सुडेट सा निकलता है और नॉन मेटालिक कंटेनर के अंदर उसको इकट्ठा किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट दरख्त के ऊपर ही लगा होगा, ग्रीन अभी इतना ये राइप नहीं हुआ होगा, इसको सीधा लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में जो है ना कट लगाएंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर से ना थोड़ा सा गूदा निकलेगा, तो वो जो है ना वो इसका ये पपेन होता है। कलर क्या है, वाइटिश कलर पाउडर होता है। सॉलेबिलिटी कंप्लीटली इनसॉलेबल इन वाटर, लेकिन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन के अंदर सॉलेबल होता है। ये एक ना पास पेपर के अंदर कुछ एमसीक्यू आया हुआ है ऑलरेडी। मॉलिक्यूलर वेट देख लें, 25710 मोल्स। ऊपर वाला जो मॉलिक्यूलर वेट था वो मिली मोल में था, इस ये जो नीचे है ये मोल के अंदर है, इसका जरा ध्यान रखिएगा यूनिट का। समटाइम हम लोग फिगर याद कर लेते हैं, यूनिट भूल जाते हैं। पेपरों के अंदर जब भी एमसीक्यू के हवाले से जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें हम लोगों को ये लाजमी देखना होता है कि हमने साथ यूनिट भी देखना है। फिर सेम टेंडराइजिंग ऑफ मीट में प्रोटीन डाइजेस्टेंट है, एंटीथेलमेंटिक भी है। मतलब कि अगर पेट में कोई कीड़े वगैरह हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो है क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, मतलब कि क्लियर करने के लिए, साफ सफाफ करने के लिए, उनके अंदर कोई भी जो है गदलाहट ना हो। और कॉन्टेक्ट लेंस के अंदर से जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को साफ करने के लिए, डेब्रिस वगैरह साफ करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये आपके दो जो हैं वो एंजाइम्स हो गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हेडिंग्स वगैरह याद करेंगे, नीचे की चीज़ें बहुत ईजी हैं, एक दफ़ा आप इसको रीड करेंगे अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। इस वाले में थोड़ी सी प्रिपरेशन लिखी हुई है, थोड़ी डिफरेंट है। ये जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सारों के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन से पहले आपने कोशिश करनी है कि हर किसी में आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो ज़रूर करनी है। शुरू में डेफिनेशन लाजमी लिखें ताकि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छी हो जाए।